हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। बढ़िया, स्वस्थ और साथ ही साथ खुश रहना चाहिए। हम निर्वाचन प्रणाली देख रहे हैं। हमने निर्वाचन प्रणाली में ये देखा कि कौन कौन से अधिकारी अपॉइंट किए जाते हैं, किस किस अधिकारी का क्या काम होता है चुनावी प्रक्रिया में। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि किस तरीके से अधिसूचना जारी की जाती है, कौन अधिसूचना जारी करता है, किस तरीके से चुनाव संपन्न होते हैं, क्या क्या प्रोसीजर है चुनाव संपन्न होने का। अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आई थिंक आप बहुत सारी बातें जान भी गए होंगे, या चुनाव नहीं भी लड़ना चाहते तब भी आपको पता चल गया होगा कि जब फाइनल रिजल्ट कौन घोषित करता है, कौन कौन से अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। ये कुछ बातें हमने इससे पहले के लेक्चर में जानी। अब हम बात करेंगे रिक्त स्थान। कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्थान रिक्त हो जाते हैं, या तो उसकी दूसरी सीट पर अपॉइंट हो जाता है, वो किसी और पद पर चला जाता है। अगर कोई स्थान रिक्त होता है उस समय क्या प्रोसीजर है, तो स्थान रिक्त होने पर क्या होता है, एक सदन का कोई सदस्य दूसरे सदन के लिए भी निर्वाचित हो जाता है। यानी कि कोई एक सदन का सदस्य लोकसभा के सदस्य है और वो राज्यसभा के लिए भी निर्वाचित हो गया, या राज्यसभा का सदस्य है वो लोकसभा के लिए भी निर्वाचित हो गया, तो कोई ना कोई एक सीट तो उसको छोड़नी पड़ेगी। अब जो सीट छूटेगी, जो सीट वो छोड़ेगा वो रिक्त हो जाएगी ना, खाली हो जाएगी वो सीट। तो यही बात इसमें यही बताया गया है कि जब रिक्त हो जाए सीट, अर्थात खाली सीट हो जाए, तब क्या प्रोसीजर है कि एक सदन का कोई सदस्य दूसरे सदन के लिए भी निर्वाचित हो जाता है। तब पहले सदन उस सदस्य का, जो भी पहला सदन है, यानी में कि जिस में वो पहले कार्य कर रहा था, किसी में तो कार्य कर ही रहा होगा ना, हो सकता है लोकसभा में कर रहा हो सकता है राज्यसभा में कर रहा हो, तो पहले सदन का उस सदस्य का स्थान उस तिथि से खाली हो जाएगा जब वह अन्य सदन के लिए निर्वाचित हुआ हो। क्या कहा गया है कि उस तिथि से खाली माना जाएगा पहले सदन में से, जिस सदन में वो काम कर रहा था, जिस सदन में वो नियुक्त था, पहले जिस सदन का सदस्य था, उस सदन से रिक्त माना जाएगा उसको उस तिथि से जब वह दूसरे सदन में निर्वाचित हुआ हो। क्लियर रखिएगा बात। क्या आप दोबारा पढ़ लीजिए। कथन कारण का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता है कि एक सदन का कोई सदस्य दूसरे सदन के लिए भी अगर निर्वाचित होता है, निर्वाचित मतलब चुन लिया जाता है, निर्वाचित हो जाता है, जीत जाता है, तो अगर वो दूसरे सदन के लिए भी निर्वाचित हो जाता है, तब वह पहले सदन से उस सदस्य का उस तिथि से, जिस तिथि को, कौन सी तिथि, जिस तिथि से उस तिथि से खाली समझा जाएगा, बिल्कुल रिक्त समझा जाएगा जब वह अन्य सदन के लिए निर्वाचित हुआ है। तो जिस सदन में वो पहले काम कर रहा था उससे उसका स्थान रिक्त हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ठीक है। अब आप क्या करते हैं, आप अगर जॉब कर रहे होते हैं और किसी और जॉब के लिए अप्लाई कर देते हैं, क्या करते हैं, आप जॉब कर रहे हैं पहले से ही कहीं, परंतु किसी और जॉब के लिए भी आपने अप्लाई कर दिया, अर्जी डाल दी, आपका सिलेक्शन भी हो गया वहाँ पर उस जॉब के लिए, तो पहले वाली जॉब तो छोड़नी ही पड़ेगी ना। और छोड़ेंगे कब, जब आप वहाँ पे स्टार्ट करेंगे काम करना तो आप वहाँ पे जाना छोड़ देंगे, क्योंकि एक साथ दो जगह कैसे जा सकते हैं, आप नहीं जा सकते ना। तो इसी तरीके से है कि जो पहले वाला सदन होगा, जिसका वो पहले सदस्य था, उस स्थान को रिक्त समझा जाएगा, खाली समझा जाएगा उस तिथि से, जिस तिथि से वो दूसरे सदन के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ है। याद रखिएगा। तथा ये तो हो गई केंद्र की बात। अगर राज्य विधानमंडल में ऐसा होता है तब क्या कहा गया है कि अगर वह राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में चुन लिया जाता है, तब यदि वह राज्य विधानमंडल में अपने स्थान से राज्य के राजपत्र में निर्वाचन के नतीजे की घोषणा के प्रकाशन से 14 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर, 14 डेज, 14 दिन कहे गए हैं, याद रखिएगा, 14 दिन के अंदर त्यागपत्र नहीं देता तो संसद का सदस्य नहीं रहता। ठीक है। मतलब जो भी उसको करना है उसको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा मेंबर है जो संसद सदस्य भी है परंतु उसने विधानसभा से भी निर्वाचन होने के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है और वो विधान मंडल के से संबंधित, यानी कि विधानसभा के लिए, विधान परिषद जिस भी सदन के लिए हो, वो निर्वाचित भी हो गया, तब क्या होगा कि जब तक जिस तरीके से केंद्र में राष्ट्रपति जी अधिसूचना जारी करते हैं, एक राजपत्र जारी किया जाता है, उसी तरीके से राज्य में भी तो
होगा, अधिसूचना जारी की जाएगी। तो वो अधिसूचना जारी निर्वाचन के नतीजे, अर्थात क्या, निर्वाचन के नतीजे, अधिसूचना क्योंकि होती गवर्नमेंट ही सूचना है वो, तो निर्वाचन के नतीजे की घोषणा राज्य के राजपत्र में निर्वाचन के नतीजे की घोषणा के प्रकाशन से जब उसको प्रकाशित कर दिया जाएगा तो 14 दिन के अंदर त्यागपत्र नहीं देता तो संसद का सदस्य नहीं रहता। यानी कि जो भी उसे डिसाइड करना है कि उसे कहाँ रहना है, विधानसभा में रहना है या केंद्र में रहना है, तो उसको जो भी डिसाइड करना होता है 14 दिन 14 डेज़ के अंदर डिसाइड करना दिया जाता है। और वो 14 डेज़ होते कब हैं, जब जो अधिसूचना है, जो भी चुनाव की घोषणा है वो जब ऑफिशियली कर दी जाती है उसके 14 दिन के अंदर अंदर, याद रखिएगा आप ये बात क्लियर तौर पर। तो 14 डेज़ के अंदर अंदर उसको निर्णय लेना पड़ता है सदस्य को। अगर वो इन 14 डेज़ में कोई निर्णय नहीं ले पाता तो संसद का सदस्य नहीं रहेगा। फिर तो क्लियर तौर पे बात है कि वो रहना ही नहीं चाहता, उस जो जहाँ पे वो अपॉइंट हुआ है, नया अपॉइंटमेंट जो उसको मिली है वो वहीं का सदस्य रहेगा। तो 14 दिन के बाद स्वत रूप से अपने आप ही वो सदन का सदस्य नहीं रहेगा। क्लियर रखिएगा बात। लोकसभा अध्यक्ष को राज्यसभा के सभापति को त्यागपत्र दे स्थान छोड़ सकता है। अब जो ये स्थान रिक्त होगा तो स्थान वो अपनी मर्जी से छोड़ेगा, जो भी उसने डिसाइड किया होगा कि मुझे यहाँ रहना है, यहाँ नहीं रहना, तो त्यागपत्र देना पड़ेगा ना। अब वो त्यागपत्र दे किसको सकता है, या लोकसभा से है तो लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। आप देखते हैं ना, लोकसभा में स्पीकर होते हैं अध्यक्ष और राज्यसभा में होते हैं सभापति। तो वो त्यागपत्र देगा किसको, लोकसभा से है तो लोकसभा के अध्यक्ष को देगा, अगर वो राज्यसभा से है तो राज्यसभा के सभापति को त्याग देकर वो अपना पद छोड़ सकता है, अपनी पोस्ट को छोड़ सकता है जिस पद पर वो है। क्लियर रखिएगा। अगर कोई सदस्य सदन की अनुमति बिना, बहुत इंपॉर्टेंट और फैक्चुअल क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, अगर कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना, यानी कि सदन को बिना बताए 60 दिन की, कितने 16 डेज, 60 दिन की अवधि तक सदन की बैठक में भाग नहीं लेता, उपस्थित नहीं होता, उसकी प्रेजेंट नहीं होती, कहाँ पर, सदन में, तब सदन उस व्यक्ति के स्थान को रिक्त, खाली घोषित कर देता है कि ये सदस्य है ही नहीं, ये सीट खाली है। तो क्या बात कही गई है। स्कूल में क्या होता है, आपको अपनी प्रेजेंट आप अटेंडेंस सिस्टम होता है ना कि हाँ इतने टाइम तक बच्चा नहीं आया, इतनी अटेंडेंस नहीं हुई। तो यहाँ पर क्या है, ये भी स्कूल ही समझ लीजिए, संसद का स्कूल है जहाँ पर संसद सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं, कानून बनाते भी हैं, समझ भी लेते हैं अपनी, उनको चारों तरफ की नॉलेज भी मिलती है। तो ये बात कही गई है कि अगर कोई भी सदन का कोई भी सदस्य 60 दिन तक सदन की अनुमति के बिना सदन में उपस्थित नहीं रहता, कितने दिन तक, 60 दिन तक, याद रखिएगा ये बात आप, 60 दिन तक, डेज क्या कहा गया है, 60 दिन तक अगर कोई भी सदस्य सदन की अनुमति के बिना छुट्टी पर रहता है, यानी कि सदन में उपस्थित नहीं होता, तो सदन उस व्यक्ति के स्थान को खाली, रिक्त घोषित कर देती है कि इस सीट पर कोई भी नहीं है, ये सीट खाली है। ठीक है। लाभ का पद या फिर और कब वो स्थान धारण कर सकती है, हमने अयोग्यता पढ़ी थी ना लोकसभा के और राज्यसभा के संसद कौन अयोग्य और कौन योग्य हैं, तो वो अयोग्यताएं भी यहाँ पर देखेंगे। क्यों, क्योंकि अगर खाली सिर्फ एक आधार तो ये हो गया कि 60 दिन तक, और क्या आधार है जिसके कारण रिक्त हो जाती हैं सीट, तो लाभ का पद धारण कर रखा हो उसने, हो सकता है जब जिस समय वो सदन का सदस्य बना उस समय लाभ का पद ना हो, तो उस समय वो सदस्य था परंतु बाद में उसने कोई पद धारण कर लिया हो और किसी गवर्नमेंट संस्था का अध्यक्ष बन गया हो, तब क्या होगा, तो उस समय पद रिक्त हो जाएगा। जब ये मामला सामने आएगा कि ये लाभ का पद है, अब लाभ का पद होगा तो एक सदन से तो छुट्टी होगी ही होगी, उस समय भी पद रिक्त हो जाएगा। विकृचित हो सकता है जिस समय वो सदस्य बना उस समय ना हो, कोई उसे बीमारी ना हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, परंतु अपॉइंटमेंट के बाद हो जाए वो, तो उस समय क्या होगा, जब वो विकृचित, पागल या दिवालिया हो जाएगा तब भी वो पद रिक्त हो जाएगा। अगर पहले से ही ये चीज़ें हैं तो वो चुनाव ही नहीं लड़ सकता, यानी कि पहले से दिवालिया है, विकृचित है, पागल, आप थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब कह सकते हैं मतलब,
तो या लाभ का पद पहले से ही धारण कर रखा है, विदेशी नागरिकता है उसके पास, या हमारे विदेशी नागरिक है तो इसका मतलब हमारे देश का नागरिक होगा ही नहीं, स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो इस तरीके के अगर कुछ कार्य पहले ही होते हैं जब वो चुनाव लड़ रहा है तो पहले ही अयोग्य साबित हो जाता है, क्योंकि छानबीन करते हैं ना जब आप नामांकन पत्र दाखिल करते हैं। पहले ही बताया था कि जब नामांकन पत्र दाखिल किया जाता है तो उसके बाद उसकी जाँच पड़ताल की जाती है, तभी आपको वो कहते हैं कि आप लड़ सकते हैं, चुनाव लड़ने को योग्य है या अयोग्य है। परंतु ऐसा भी तो हो सकता है कि जब आप चुनाव जीत चुके हैं उसके बाद कुछ ऐसा हो जाए, लाभ का पद धारण कर लें आप, या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाए, मेंटली आप दिवालिया हो जाए, या फिर आप किसी स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लें, किसी और देश की अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लें, तब भी वो स्थान रिक्त हो जाएगा। या निर्वाचन न्यायालय द्वारा शून्य घोषित करने पर, कई बार निर्वाचन के बाद भी मुद्दे उठ जाते हैं कि ये जो निर्वाचन किया है इसने जो ये चुनाव लड़ा है, जो सदन में चुनाव लड़के आए हैं, ये पूरी तरीके से पारदर्शी नहीं थे। तो अगर जब न्यायालय में जाएगा ये मामला, न्यायालय सुनता है, तो न्यायालय अगर उस चुनाव को रद्द कर देता है, शून्य घोषित कर देता है, तब भी वो रिक्त हो जाती है, सीट खाली हो जाती है। सदन के द्वारा निष्कासन प्रस्ताव को स्वीकारने, सदन एक प्रस्ताव पारित करता है, निष्कासन प्रस्ताव अगर उस सदस्य के लिए जिसके लिए सदन के द्वारा निष्कासन प्रस्ताव पारित किया गया उसने वो प्रस्ताव स्वीकार लिया, तब भी वो सीट रिक्त हो जाएगी। तथा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्य का राज्यपाल चुन लिया गया हो, कई बार ऐसा भी होता है कि सदन के सदस्यों में से ही किसी को राष्ट्रपति जी या उपराष्ट्रपति जी या राज्य का राज्यपाल अपॉइंट कर दिया जाता है, तब क्या होगा, तब उस स्थिति में भी वो सीट रिक्त हो जाएगी। आपने देखा वेंकैया नायडू जी जो सांसद थे उनको उपराष्ट्रपति जी चुन लिया गया, तब क्या हुआ, तो उनकी जो सांसद वाली सीट थी वो रिक्त हो गई, क्योंकि अब तो वो उपराष्ट्रपति जी हैं। इस तरीके से तो वो सीट रिक्त हो गई। अब रिक्त हो गई तो उस पर चुनाव की प्रक्रिया होगी दूसरी तरीके से, तो सीट तो रिक्त हो गई ना। तो ये और बहुत सारे कारण हैं। साथ ही साथ अगर दल बदल कानून के तहत आपने दल बदल कानून के तहत आपने दल बदला है, दल बदल कानून बनाया गया है, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है, इस दल में नहीं जाना, उसमें जाना, इसमें जाना, इसमें नहीं जाना, इस तरीके से दल बदल कानून। क्या है ये दल बदल कानून? हम दल बदल कानून भी बिल्कुल पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए, परंतु हम यहाँ निर्वाचन प्रणाली के तहत बात कर रहे हैं तो फोकस इस पर रखते हैं। तो ये कुछ वो आधार हैं जिनके कारण सीट रिक्त हो जाती है। कौन कौन से बताए? या तो वो 60 दिन तक आता ही नहीं है, तो स्वतः ही जो लोकसभा से या राज्यसभा से जो भी वहाँ के सभापति या अध्यक्ष हैं वो सीधा क्लियर कह देंगे कि ये सीट रिक्त है 60 दिन तक, अगर वो सदन की बैठक में भाग नहीं लेता, या फिर और क्या लाभ का पद धारण कर लिया हो, विकृचित हो, दिवालिया हो, स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली हो, निर्वाचन यानी कि जो निर्वाचन हुआ है उसका चुनाव है उसको न्यायालय ने शून्य घोषित कर दिया हो, अवैध घोषित कर दिया हो, या सदन के द्वारा निष्कासन प्रस्ताव उस व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया हो, या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल के पद पे अपॉइंट कर दिया गया हो। साथ ही साथ दल बदल कानून के तहत ये कुछ ऐसे आधार हैं जिस आधारों पर स्थान रिक्त हो जाता है संसद में। साथ ही साथ निर्वाचन संबंधी विवाद, अब आप देखते हैं जब निर्वाचन होता है तो कुछ विवाद भी उठते हैं ना। आप वर्तमान समय में भी देख लेंगे, समय समय पर ऐसे विवाद उठते रहते हैं कि ये जो चुनाव हुआ है यह पारदर्शी तरीके से नहीं हुआ, इसमें इस तरीके की कार्य प्रणाली का प्रयोग किया गया है जो चुनाव एक स्वतंत्र चुनाव के लिए, निष्पक्ष चुनाव के लिए ठीक नहीं थी। ये जो जीते हैं नहीं जीतते अगर चुनाव क्लियर और साफ तरीके से होता, इस तरीके की बातें उठती रहती हैं। आप पहले भी देखेंगे जब बीजेपी केंद्र में चुनाव थे तो ईवीएम पर कितने सवाल उठे थे। तो इस तरीके के कुछ विवाद उठते रहते हैं, राज्य में चुनाव हो तब भी विवाद उठते ही रहते हैं। तो वो उस विवादों के बारे में बात करेंगे। निर्वाचन संबंधी विवाद, संसद अथवा किसी राज्य विधानमंडल, क्या संसद अथवा किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन के लिए हुए चुनाव निर्वाचन को चुनौती उच्च न्यायालय में निर्वाचन याचिका के द्वारा ही दी जा सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए, पारदर्शी नहीं रहे, उसमें कुछ गलत तरीके की विधि का प्रयोग हुआ है जो नहीं होना चाहिए था,
तब क्या हो सकता है, आप उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। कैसे? निर्वाचन याचिका को दायर करके। पहले आपको निर्वाचन याचिका दायर करनी पड़ेगी। जब आप निर्वाचन याचिका दायर करेंगे तब ही आप उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। तो आप निर्वाचन याचिका के द्वारा उच्च न्यायालय में चुनाव को, वो जो निर्वाचन हुआ है केंद्र में, आपके राज्य में, जहाँ भी जिस भी चुनाव को आपको चुनौती देनी है, तो आपको उच्च न्यायालय में निर्वाचन याचिका देनी पड़ेगी। क्लियर रखिए गई बात। क्या कहा गया कि संसद अथवा किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन के लिए हुए चुनाव क्या, निर्वाचन, अर्थात निर्वाचन चुनाव को चुनौती उच्च न्यायालय में निर्वाचन याचिका के द्वारा ही दी जा सकती है। ऐसी याचिका निर्वाचन में किसी उम्मीदवार द्वारा या किसी मतदाता के द्वारा पेश की जा सकती है। यानी कि जो ये याचिका है, कोई और भी तो उम्मीदवार होगा जो हारा होगा, जिसको ऐसा लगा होगा कि ये जो सामने वाला जीता है, मेरे सामने वाला, ये अवैध तरीके से जीता है, गलत तरीके से ये जीता है, सही तरीके से, पारदर्शी तरीके से चुनाव नहीं जीता, तो वो उम्मीदवार दाखिल कर सकता है। या फिर कोई मतदाता किसी मतदाता को ऐसा लगता है, मतदाता कौन, हम और आप जो वहाँ वोट डालने जाते हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि चुनाव में धांधली हुई है, चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए, तब मतदाता भी चुनाव याचिका दायर कर सकता है उच्च न्यायालय में। तो क्या कहा गया है कि ऐसी याचिका, कौन सी याचिका, निर्वाचन याचिका में किसी उम्मीदवार द्वारा, उम्मीदवार वही तो जो उनके सामने खड़ा होगा, उम्मीदवार द्वारा या किसी मतदाता के द्वारा पेश की जा सकती है। ठीक है। याचिका दायर करने का आधार, किस आधार पर याचिका दायर की जाएगी, कोई आधार तो बताएंगे ना आप। आपने कोई कार्य किया, क्यों किया, उसका कोई रीजन तो होगा ना, या बिना रीजन के ही कुछ भी हो जाएगा। आप खाना खाते हैं, भूख लगी होती है तभी खाते हैं ना, पानी पीते हैं, प्यास लगी होती है तभी पीते हैं ना, बिना रीज़न के। अब भूख लग नहीं रही, ज़बरदस्ती खाना तो नहीं खाएंगे ना, ज़बरदस्ती खा भी लिया तो कितनी बार खाएंगे बताइए। ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं होती, बिना रीज़न के कोई कार्य नहीं किया जा सकता ना। पढ़ाई करते हैं, क्यों करते हैं, करियर अच्छा बनाना है, समाज में प्रतिष्ठा होनी चाहिए, अच्छा जीवन यापन हो सके। नौकरी करते हैं, अच्छे जीवन यापन के लिए करते हैं, बेहतरीन सोचते हैं, बड़ी पोस्ट मिले, कि समाज में अच्छी रेपुटेशन हो, तो रीज़न होता है कोई किसी भी काम को करने के पीछे। तो याचिका दायर करने का आधार क्या होगा, चुनावों में भ्रष्ट प्रक्रिया अपनाना, यानी कि ये बात कही गई हो उस याचिका में कि जो चुनाव किए गए हैं वो गलत तरीके से, भ्रष्ट तरीके से हुए हैं, पारदर्शी चुनाव नहीं है, या फिर वह विधि अपनाई गई है जिस पर रोक हो, उस विधि को चुनाव में प्रयोग किया गया है जिसको उच्च न्यायालय या जो भी विधि है उस विधि को अवैध घोषित कर रखा है, उस विधि का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ अयोग्यता के आधार पर कि जिसने चुनाव लड़ा है वो चुनाव लड़ने के योग्य था ही नहीं। तो ये कुछ ऐसे आधार हैं जिनके आधार पर आप याचिका दायर कर सकते हैं। क्या क्या बताया कि चुनावों में भ्रष्ट प्रक्रिया अपनाने पर, कि जो चुनाव हुए हैं वो गलत तरीके से, अवैध तरीके से हुए हैं, निष्पक्ष नहीं हुए हैं चुनाव, तो पहला आधार ये दे सकते हैं आप। दूसरा, वह विधि अपनाई गई है जिस पर रोक हो, उस विधि का प्रयोग किया गया है चुनाव में, चुनाव करवाने के लिए जिस विधि को गलत घोषित किया गया है चुनाव में प्रयोग करने के लिए। ठीक है भाई, पैसे देके, बहुत बड़े स्तर पर पैसे देके वोट खरीद ली गई है, इस तरीके के कार्य किए जाते हैं ना बड़े बड़े। आप देखते हैं जब चुनाव होने वाले होते हैं तो पुलिस वगैरह, प्रशासन कितना सख्त हो जाता है, बहुत चेकिंग वगैरह होती है गाड़ी वगैरह की, कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि वोटर को लुभाने के लिए कुछ दिया जा रहा हो। बड़े बड़े स्तर पर देखते हैं ना, समझदार हैं आप सब, तो देखते होंगे, शहर गांव हर जगह चलती है चीज़ें, होता है, अब भी होता है। इतनी पारदर्शिता की कोशिश के बावजूद भी ये सब चीज़ें चलती हैं अब भी कहीं ना कहीं। तो चुनावों में भ्रष्ट, और ये गलत है। अगर आपको कहीं ऐसा लगता है ये चीज़ें, तो आपको तुरंत प्रशासन को इसकी सूचना देनी चाहिए कि, क्योंकि ये गलत है। चुनाव लोकतंत्र का त्यौहार, निष्पक्ष होना चाहिए। जिन निष्पक्ष चीज़ें होंगी तभी तो विश्वास बना रहेगा और सही सदस्य चुन के आएगा जिसको आप चाहते हैं, जिसको आपने वोट किया है, जो सदस्य उस क्षेत्र से चुन के आने के लायक हो आपके नज़रों में, कि भाई ये सदस्य बनना चाहिए। अगर नहीं, और अगर ऐसे भ्रष्ट तरीके से चुनाव होगा तो वो सदस्य बन जाएगा जिसको नहीं आना चाहिए था, आप नहीं चाहते थे।
तो चुनावों में भ्रष्ट प्रक्रिया अपनाने या वह विधि प्रयोग की गई है जिस पर रोक हो, साथ ही साथ अयोग्यता के आधार पर। ये कुछ ऐसे अधिक आधार हैं जिसके आधार पर आप ये याचिका दायर कर सकते हैं न्यायालय में। यदि वह सिद्ध हो जाए, यानी कि ये जो आधार आपने दिया है वो न्यायालय में सिद्ध हो जाते हैं, तब उच्च न्यायालय को शक्ति प्राप्त है कि वह उपयुक्त किसी भी एक आधार पर, जो भी आधार आपने दिया है और वो साबित हो गया है, तो उस आधार पर वह सफलता प्राप्त व्यक्ति या उम्मीदवार को निर्वाचन को शून्य घोषित कर सकती है। अगर जो आपने आधार दिया है निर्वाचन याचिका के लिए न्यायालय में वो साबित भी हो जाता है, क्योंकि आप अगर कोर्ट में कोई याचिका दाखिल करेंगे तो प्रूफ के साथ दाखिल करेंगे और कोर्ट भी देखेगा, छानबीन करेगा। तो जब वो साबित हो जाएगी ये बात, ऐसा नहीं है कि आपने दाखिल कर दी और कोर्ट ने मान लिया, आप सीधे उसका निष्कासन कर दिया, नहीं। तो जब वो देखेगा, सारे पहलुओं को देखेगा, उसके बाद उसे ऐसा लगता है कि ये जो आधार दिया गया है वो सही है, तो वो उस सफल उम्मीदवार को की जो उम्मीदवारी है उसको शून्य घोषित कर सकता है, चुनाव को ख़त्म, कि नहीं अब चुनाव ये जो जीते थे आप, अब वापस आप आम इंसान, आम जिंदगी जिए, क्योंकि आपका जो आधार था वो सही पाया गया है कि आपने गलत तरीके से आप चुनाव लड़े, भ्रष्ट तरीके से लड़े, वो विधि अपनाई जिस विधि को रोक है, या फिर आप अयोग्य हैं, तो आप सफल भी हो चुके हैं, तब भी चुनाव शून्य घोषित कर दिया जाता है। ठीक है। यदि किसी याचिका में याचिका देने वाले के द्वारा दावा किया जाता है कि वैध मतों में से अधिकांश मत उसे मिले थे तथा सफल उम्मीदवार ऐसी गलत, भ्रष्ट और जो गलत या अवैध या भ्रष्ट तरीका है उसे न अपनाता, तो जो उसने अपनाई तब वह चुनाव नहीं जीत सकता था। क्या बात कही गई है यहाँ पर कि अगर किसी याचिका में याचिका देने वाला व्यक्ति यह साबित कर देता है कि जो व्यक्ति जीता है उसने चुनाव उस विधि से जीता है, उस प्रक्रिया से जीता है, कि अगर वो तरीका, वो भ्रष्ट तरीका, वो गलत तरीका ना अपनाता तो वो चुनाव नहीं जीत सकता था। अगर वो ये याचिका में रीज़न देता है तब क्या होता है, तब भी रिट दाखिल की जा सकती है इस रीजन के आधार पर भी। अब दो उम्मीदवार हैं, दो बहुत सारे ही खड़े होते हैं, हम दो एग्जाम्पल लेते हैं। एक उम्मीदवार है जो जीत चुका है और दूसरा उम्मीदवार है, उसको ऐसा लगता है, या उम्मीदवार है मतदाता जिसको भी ऐसा लगे कि ये जो जीता है व्यक्ति वो उसने गलत तरीके से, गलत भ्रष्ट तरीके से, गलत विधि के द्वारा अपनाई गई विधि से जो विधि अपनाई है वो गलत है और उसी के आधार पर वो चुनाव जीता है, तो इस आधार पर भी न्यायालय में निर्वाचन याचिका दाखिल की जा सकती है। सामने वाले कह सकता है कि अगर ये इस तरीके की प्रयोग चुनाव में ना करता, भ्रष्ट प्रयोग ना करता, गलत धांधलीबाजी, ये सारे प्रयोग जो भी अवैध हैं वो प्रयोग ना करता चुनाव जीतने के लिए, तो ये चुनाव नहीं जीत सकता था। ये बात वो साबित कर देता है, तो ये आधार होता है, ये एक और आधार है चुनाव में निर्वाचन याचिका दाखिल करने के लिए। ठीक है, क्लियर रखिएगा। आप समझ में आई? एक बार अगेन रिपीट करते हैं। यदि किसी याचिका में याचिका देने वाले के द्वारा दावा किया जाता है कि वैध मतों में से जितने भी वैध मत हैं, वैध और अवैध, अवैध में कुछ अवैध मत भी डल जाते हैं, अवैध मत भी होते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है सब वो ही डिसाइड करते हैं विधि बनाकर। तो वैध मतों के द्वारा, वैध मतों से अधिकांश मत उसे मिले थे, जो भी वैध मत थे, अगर आप सही वैध मत है, जो वैध मत थे उसमें अधिकांश मत उसे मिले थे, यानी कि जो हार गया, जिसने दावा किया है, अधिकांश मत उसे मिले थे तथा सफल उम्मीदवार ऐसी गलत, भ्रष्ट या धांधली या जो भी गलत तरीके की विधि ना अपनाता जो उसने अपनाई है, तब वह चुनाव नहीं जीत सकता था। क्लियर हो गई ये बात?
तब यदि न्यायालय का समाधान हो जाए तो वह निर्वाचित उम्मीदवार का निर्वाचन शून्य या अवैध घोषित कर सकता है। इस आधार पर भी, ये जो मैंने आधार बताया, क्योंकि न्यायालय जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि उम्मीदवार ने कह दिया और बात हो गई, हाँ जी अवैध है, नहीं, न्यायालय जाएंगे और न्यायालय देखेगा, सभी पक्ष देखने के बाद अगर वो चुनाव को अवैध घोषित कर देता है न्यायालय, अगर वो जो बातें कही गई हैं याचिका में उसमें उन बातों को सही पाता है, जो इल्ज़ाम, जो भी धोखाधड़ी या चुनाव गलत तरीके से हुए, इस तरीके की बातें जो भी याचिका में कही गई है, जो आधार दिया गया है, अगर वह उनको सही पाता है तो वो चुनाव को शून्य घोषित कर देता है। याद रखिएगा आप, क्या कहा गया है कि तब यदि न्यायालय का समाधान हो जाए तो वह निर्वाचित उम्मीदवार का निर्वाचन, जो चुनाव है, जिस उम्मीदवार ने चुनाव लड़ा है उसका निर्वाचन शून्य अर्थात अवैध घोषित कर सकता है। न्यायालय को यह अधिकार है। प्रभावित पक्ष को उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में, हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, तो क्या है कि जो भी प्रभावित पक्ष है, जो भी जिसके खिलाफ याचिका दायर की गई है, तो वो प्रभावी पक्ष वही हुआ ना, तो प्रभावी पक्ष जिसके खिलाफ याचिका दायर की गई है तो उसके लिए भी बात की गई है कि प्रभावी पक्ष उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अधिकार रखता है। ठीक है, याद रखिएगा आप, क्योंकि हमारे यहाँ पर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को अपनी बातें रखने का पूरा अधिकार है। आप कोई क्राइम करते हैं, आपके द्वारा कोई क्राइम किया जाता है या फिर आपको किसी बात के तहत न्यायालय जाना भी पड़ता है, तब आपको भी अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। दो पक्ष हैं तो दोनों पक्षों को अपनी बात रखने की पूरी आज़ादी होगी और पूरी समानता से, यानी कि जितनी फैसिलिटीज़ उसको है वो वकील कर सकता है, लॉयर रख सकता है, उतनी ही सामने वाले को भी होगी। तो दोनों को अपनी बात रखने की समान रूप से आज़ादी है, ये लोकतंत्र है। क्लियर है? चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।